नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सप्तरंग कार्यक्रम में। जैसा कि इस कार्यक्रम के नाम से ही है कि हम इसमें ज़िंदगी के अलग-अलग रंगों को लेकर आप तक पहुँचते हैं। और आज हम फिर एक पुस्तक पर चर्चा तो लेकर ही आए हैं, लेकिन पुस्तक की जो हमारी लेखिका हैं, उन्होंने किस तरह से साहित्य को समाज के लिए एक प्रेरणादायी रूप में प्रस्तुत किया है, उस पर भी बातचीत होगी। तो आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर किरण दयाल जी से, जो स्नेही उपनाम से लिखती हैं और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगी। अवकाश प्राप्त हिंदी प्रवक्ता हैं, जिन्होंने 35 वर्ष तक शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इनकी शैक्षिक योग्यता की बात करूं तो एमए हिंदी संस्कृत है, बीएड किया हुआ है और आचार्य पीएचडी भी की हुई है। एकल पुस्तक अभी इनकी प्रकाशित हुई है, आद्या एक नई पहल। वाकई ये एक नई पहल है जिसके बारे में हम किरण जी से बातचीत करेंगे। इनके अनेकों साझा संकलन भी प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें है मेरे हमदम मेरे दोस्त, अयोध्या राम सीता रिटर्न्स, काव्य कीर्ति, नवरात्रि के 9 दीप, अमृता प्रीतम काव्य संकलन, वक्त, रिश्ते। साझा कहानी संग्रह भी एक प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है निखरते रिश्ते। अपनी लेखनी के लिए, अपने सामाजिक कार्यों के लिए इनको अनेकों पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं और अनेकों सम्मानों से नवाजा भी जा चुका है। तनिष्क द्वारा कहानी लेखन प्रतियोगिता में पुरस्कृत, लायंस ग्रुप द्वारा सम्मानित, आहा जिंदगी पत्रिका में प्रकाशित पुरस्कृत कविता, प्रतिलिपि द्वारा डायरी लेखन में 2 बार पुरस्कार प्राप्त किया गया है, आशु भाषण में अवध हिंदी टोस्ट मास्टर क्लब द्वारा सम्मानित किया गया है, युवाओं की समस्या से संबंधित सेमिनार भी संचालित करती रहती है, मॉन्टफोर्ट इंटर कॉलेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने अपना प्रस्तुति दी हुई है। लोकार्थ ग्रुप द्वारा सामाजिक कार्यों में सहभागिता, ऑनलाइन निबंध और कविता लेखन में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ये ऑनलाइन और ऑफलाइन कई कार्यक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बराबर बनाए रखती है। तो हम अपने इस पटल पर आमंत्रित करते हैं आदरणीय डॉक्टर किरण दयाल जी को। बहुत बहुत स्वागत है किरण जी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, अपने खूबसूरत से सप्तरंग कार्यक्रम मुझे आमंत्रित के लिए हृदय से आभार। धन्यवाद तो मैं करना चाहूंगी किरण जी, क्योंकि आप केवल साहित्य ही नहीं लिख रही हैं बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का काम कर रही हैं। जैसे कि आपकी ये पुस्तक है आद्या एक नई पहल, वाकई एक नई खूबसूरत सी पहल है जिसमें आपने समाज और उसके आसपास की जो समस्याएं हैं उनको देखा है और बड़े ही प्रभावी तरीके से अपनी इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। तो उस पुस्तक की तो हम बात बाद में करेंगे, पहले मैं आपके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। जी जी ऋचा जी, अब मेरे फादर रेलवे में थे तो हम लोग तो बहुत जगह रहे। कभी कानपुर रहे, कभी करननगर रहे, कभी इधर लखनऊ आ गए, तो जगह जगह रहे, बाराबंकी में रहे। तो मेरी शिक्षा स्टार्टिंग में तो जगह जगह पर हुई। फिर जब हम लोग लखनऊ आ गए तो यहाँ से फिर आगे की जो मेरी ग्रेजुएशन से लेके पीएचडी तक की जो यात्रा रही यही लखनऊ यूनिवर्सिटी से रही। और शायद मुझे लगता है कि लिखने के जो एक बीज होते हैं ना, ईश्वर ने या भगवान की कृपा या माता पिता का आशीर्वाद था, वो थे पड़े हुए कि कुछ भी प्रोग्राम होता था तो हमारे टीचर्स कहते थे कि किरण तुम लिखो, प्रोग्राम पे कुछ बताओ। तो हम लोग लिख लेते, तब ये कभी समझा नहीं कि हम लिख रहे हैं शायद। लेकिन फिर जब टीचिंग में आ गया और बच्चों के साथ बच्चों को प्रोग्राम कराना, हिंदी की टीचर थी या लेक्चर थी मैं, और जब प्रोग्राम कराना हुआ, बच्चों को गाइड करना है, कहीं हमने नुक्कड़ नाटक लिखा, कहीं नाटक लिखा, कहीं रचनाएं लिखी, तब लिखते चले गए। तब भी नहीं समझा कि हम कितना कुछ लिखते जा रहे हैं, उसे कहीं समेटने की जरूरत है। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद लगा कि इतना कुछ लिखा लेकिन है कहाँ, तब लगा नहीं अब उसे रिस्टोर करने की जरूरत है, उसे समेटने की और आने वाली पीढ़ी को कुछ सौंपने की जरूरत है। तब ये निश्चित क्रम चल पाया हमारे साथ। तो किरण जी, कोई ऐसी पहली कविता या रचना जो आपको याद हो और हमारे दर्शकों के साथ आप बांटना चाहती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तो बहुत सारी रचनाएं ऐसे बच्चों के लिए लिखी, लेकिन जब लिखने के लिए अपनी कोशिश करी तो मैंने जो लिखी वो मेरी रचना थी कि मैं लिखने की कोशिश में
मेरी कलम मेरा तुम साथ दो, मैं लिखने की कोशिश में, मेरी कलम मेरा तुम साथ दो, है विचार अब कुंठित से, जरा खोल उसे तुम बांट दो, मैं लिखने की कोशिश में। इसका एक स्टैंजा मैं आपको सुनाऊंगी कि जी। धरती अंबर मुझे मिले, सांसें हैं उपहार सी, धरती अंबर मुझे मिले, सांसें हैं उपहार सी, मैं शब्दों में बांध न पाती इस अनंत संसार को, बैठ गई मैं नीम तले, बैठ गई मैं नीम तले, तू कम कर दे संताप को, है विचार अब गुंठित से, जरा खोल उसे तुम बांट दो, मैं लिखने की कोशिश में। तो मैंने पहली कविता यही लिखी जब एक्चुअली मैंने लिखना शुरू किया कि अब लिख करके उससे मुझे कोई एक रूप देना है। बहुत सुंदर आपने लिखा और आपकी गायकी भी बेहतरीन है, मन को छू जाती है। और बहुत बहुत और धन्यवाद शुरुआत, ऋचा जी। जी, शुरुआती दौर मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होता है हर एक रचनाकार के जीवन में, जैसे कि आपने लिखा। और जी किरण जी, आप लखनऊ में लगभग 35 वर्षों तक शैक्षिक क्षेत्र में काम करती रही हैं, शिक्षा के जी क्षेत्र में काम करती रही हैं। तो उस समय का कोई अनुभव, जैसे बच्चों के साथ आपको अनुभव हुआ हो एक हिंदी प्रवक्ता के रूप में, वो भी ज़रा हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा-सा साझा हाँ करें। ऋचा जी, बहुत अच्छा बड़ा प्यारा आपने प्रश्न पूछा। वाकई सोचिए तो 35 साल बहुत होते हैं। मैंने 2 जगह पढ़ाया, एक एनी बेसेंट कॉलेज, देन आई जॉइन महानगर बॉयज इंटर कॉलेज, यहाँ 28 साल तक पढ़ाया। और इतने बच्चे आते थे ना, तो बच्चों के बीच में कभी एहसास नहीं होता था कि ये अपने नहीं है। हर बच्चा लगता था अपना, इसे सुधारना का काम हमारा ही है। और एज ए क्लास टीचर जब हम लोग रहते थे, तो तरह-तरह के बच्चे मिलते थे। कुछ ऐसे एग्रेसिव आते थे, कुछ ऐसे होते थे जो अपनी बात कह ही नहीं पाते थे, और कुछ तो ऋचा जी ऐसे बच्चे मिले, जो अपने पेरेंट्स से भी नाराज़ रहते थे, अरे बस मुझे जॉब मिल जाए मैम, और फिर मैं कभी घर नहीं आऊँगा, ऐसा भी मैंने बच्चों से सुना। तो लगता था बच्चे इतने अलग-अलग तरीके के होते हैं, उन सबको एक जगह, एक क्लासरूम में बैठा देना बहुत बड़ी बात है कि आप 45 बच्चों को एक साथ बैठाते हैं, जिसमें हर बच्चा इंडिविजुअल बिल्कुल फ़र्क है। फिर भी सबको साथ बैठना, सबको सिखाना, सबको पढ़ाना, और फिर उनको गाइड करना, ताकि ज़िंदगी में आगे जब वो जाएँ, तो वो ये ना महसूस करें कि जो हमने सीखा था, वो क्या था, और जो हम ज़िंदगी में देख रहे हैं, वो क्या था। तो ये ज़िंदगी की जो आगे की बातें और इस प्रेज़ेंट की बातें, उसको पढ़ाते हुए बच्चों को, मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा जो, जैसे हम विद्रोही कह सकते हैं ना, कि नहीं मुझे होमवर्क नहीं करना है, काम नहीं करके लाना है, दिखाना नहीं है। कई बच्चे ऐसे जो लेट आने वाले होते थे, कितना भी कहिए वो अपनी आदत नहीं छोड़ते, लेकिन धीरे-धीरे ग्रेजुअली हम देखते थे कि उनमें चेंज आता है। और यही शिक्षा है कि बच्चे जब हमारे पास आते हैं, और जब 11th-12th के बच्चे होते हैं ना, वो थोड़े मैच्योर होते हैं। छोटा बच्चा जब होता है ना, नर्सरी केजी वाला, तो उसके लिए तो मैम ही रोल मॉडल है। वो मैम की साड़ी, मैम के कपड़े, मैम के हेयर स्टाइल, मैम को ही देखता है, हर वक़्त मैम, मैम, मैम ही करता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है ना वो बच्चा, फिर वो फ़र्क होता है। एज का फ़र्क होता है, उसके साथ बिहेवियर उसका चेंज होता है, उसके साथ बच्चों को समेटना, प्यार से ऐसे जोड़ना कि जब वो जाने लगे और कहें कि जब हम आते थे तो बिल्कुल पापा-मम्मी का हाथ पकड़ के आते थे, और उनको टाटा तब तक करते रहते हैं जब तक कि अपने क्लासरूम तक ना चले जाएँ। और जब वो सधे कदमों से इंटर के बाद गेट से बाहर निकलता है और मुड़ करके हम लोगों को देखता है, तो लगता है कि हाँ, हमने कुछ तो दिया है इन बच्चों को। बड़ी खुशी होती है। ऋचा जी आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी, बहुत बड़ी हाँ, बात आपने कही किरण जी। एक बच्चे के ज़िंदगी में वाक़ई शिक्षक का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चा बहुत कम घर में रहता है, ज़्यादा समय तो शिक्षकों के साथ ही रहता है। बिल्कुल, और हाँ। जी, और अगर ऐसे में शिक्षक सही दिशा बच्चों को दें, तो बहुत कुछ
उसके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। और वाकई आपका ये अनुभव ना दिल को छू रहा है, क्योंकि हम भी ऐसा ही कुछ महसूस करते थे जब हमने 12th पास किया और आगे बढ़े जिंदगी में। आज भी वो क्षण याद आते हैं। तो बिल्कुल। किरण जी, आपका अनुभव बहुत ही प्यारा था और हमारे दर्शक भी पसंद कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। फूलचंद रजक जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद आपका। और हमारे साथ सच्चिदानंद प्रसाद जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया आदरणीय किरण दयाल जी, आपकी आवाज बहुत मीठी है। उषा शर्मा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आदरणीय किरण जी। उषा शर्मा जी नमस्कार कह रही हैं, बहुत सही कहा आपने मैम कह रही हैं। सच्चिदानंद जी कह रहे हैं, जिंदगी की कसौटी पर कसी हुई आपकी हर बात अभिभावक को समझनी चाहिए। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारी ये चर्चा का विषय कुछ इसी पर केंद्रित है, क्योंकि शिक्षिका के रूप में काफी सारे बच्चों के साथ किरण जी ने अपना अनुभव हमारे साथ बांटने के लिए यहाँ पर आई हैं। तो हम किरण जी से आगे की बातचीत करें, तो उससे पहले किरण जी आपकी एक कविता हम सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। और एक बार फिर से ऋचा जी, मैं आपको जरूर धन्यवाद दूंगी, क्योंकि देखिए बहुत सी बातें हैं जो लोगों तक पहुंचानी है, लेकिन उससे पहुंचाने की पहल आपने की है ना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कि सप्तरंग में इतने सारे रंग आपने जोड़े हैं, जिंदगी के हर रंग को आप छूती हैं और लोगों तक पहुंचाती हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी खूबसूरत से कार्यक्रम को दर्शकों तक लाने के थोड़ा लिए। सा आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं किरण जी। अच्छा, तो मेरी आवाज आ पा रही है कि नहीं? अभी आ रही है, अभी आ रही है, बीच अच्छा में थोड़ा अच्छा, सा। नहीं आना आ जाए तो पहुंच जाए मेरी बात। जी जी और बिल्कुल मैं, पहुंचेगी। हाँ तिरजा जी, मैं एक कविता से जरूर सुनाना चाहूंगी, जिसको मैंने नाम दिया है घर। और शायद ये मेरी ही नहीं, सबकी भावनाएं होंगी, जिसको मैंने इसमें शब्दों में बांधने की कोशिश करी है। कि घर कितना प्यारा शब्द, घर कितना प्यारा शब्द, दिल की धड़कन, सुबह की धूप, उपवन का पुष्प, सुरक्षा की दीवार, आपसी प्यार, लड़ाई झगड़ा, फिर प्यार मोहब्बत, फिर खिलखिलाहट, क्या फिर साथ खाना, चाय की चुस्कियां, भविष्य की योजना, जोड़ तोड़ पैसों की, जोड़ तोड़ पैसों की, बच्चों के सपनों की, अपनी खुशी कम, बच्चों की ज्यादा, कल ये होगा, कल वो होगा। जिंदगी मैंने अनुभव किया कि हर बार हम सोचते थे कल ये करना है, कल ये होगा, तो कल ये होगा, कल वो होगा, दूसरी तीसरी मंजिल तक बढ़ने की योजना। जब घर बनने लगता है ना, सब साथ में बैठते हैं, मैप तैयार होता है, इसका ये कमरा है, ये ऐसे बनना चाहिए, ये डिजाइन वो डिजाइन, तो दूसरी तीसरी मंजिल तक बनने की योजना, सबकी सहमति, सबका बनाया नक्शा। हाँ, यही होता है घर। पर पर अचानक घर की दीवारें सिसकने लगती हैं, कोने डरने लगते हैं, कमरे सन्नाटे में आ जाते हैं, जब बच्चे अपना घर छोड़कर परदेश चले जाते हैं। क्या पर अचानक घर की दीवारें सिसकने लगती हैं, कोने डरने लगते हैं, कमरे सन्नाटे में आ जाते हैं, जब बच्चे अपना घर छोड़कर परदेश चले जाते हैं। आऊंगा, आऊंगा, आऊंगी, यही दिलासा देकर, आंखों में आंसू ले देकर बच्चे चले जाते हैं। काम की व्यस्तता, जिम्मेदारी का बोझ, काम की व्यस्तता, जिम्मेदारी का बोझ, धीरे धीरे आंसू प्यार अपनापन कम करता जाता है। कोई इंतजार कर रहा है, कोई इंतजार कर रहा है, ये भाव भी कम हो जाता है। छज्जा निहारता है, छज्जा निहारता है, दरवाजे इंतजार करते हैं। दो जोड़ी आंखें सिर्फ मुख्य दरवाजे पर स्थिर हो जाती हैं, किसी के इंतजार में। वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल है, बातें हैं, सुख दुख साझा है, पर स्पर्श का सुख, कुछ डांट वाट, कुछ अस्त व्यस्त सामान, कुछ जबरदस्ती खाना खिलाना, कुछ नए पकवान बनने का इंतजार घर को है। वो देख रहा है, वो देख रहा है, मैं तो तुम्हारे लिए बना था, मैं तो तुम्हारे लिए बना था, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ कि गुहार लगा रहा है, आ जाओ, आ जाओ कि गुहार लगा। किरण जी, मैं तो बहुत भावुक हो गई और निशब्द हूँ, क्योंकि ये हर एक की कहानी है।
हर एक की कहानी। हर घर की कहानी है, और आपने जितने कम शब्दों में इसको समेटा है और सीधे दिल तक जो लगती है ना, उसके लिए मैं आपको साधुवाद करती हूँ। और वाकई ये आज की ही नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये पीढ़ी चला दर आ पीढ़ी। रहा है। लेकिन हाँ, आज हम इसको ज्यादा महसूस कर रहे हैं क्योंकि दूरियां बढ़ गई हैं, दूर दूर शहरों में बच्चे जा रहे हैं। तो काम की मजदूरी है, बच्चों को जाना है। हाँ, और घर बनाते समय हम यही सोचते हैं कि हम सब इसमें रहेंगे। बस कभी आता ही नहीं ख्याल में कि ये घर जो बन रहा है बच्चों को बाहर भी जाना है। जाना है वो हम। हाँ, जी, सच उषा में। शर्मा जी कहते हैं, सच्ची कहा आपने, सब कुछ समेट दिया आपने आदरणीय। बहुत परिवारों की यही कहानी है। रेणुका जी कह रही है, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, बहुत सुंदर। किरण जी, सच्चिदानंद जी कह रहे हैं, क्या ही सुंदर परिभाषा से आपने घर का परिचय दिया है, इस कविता में आपने घर को जी लिया है किरण जी। तो बहुत ही हमारे लिए मायने रखती हैं जब प्रतिक्रियाएं आती हैं और हौसला जी जी बढ़ता है। और बिल्कुल। सच्चिदानंद सर जी, रेणुका जी, ये तो बहुत अच्छे लेखक हैं, रचनाकार हैं। और आज जो किरण जी की कविताएं हैं वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, हर एक परिस्थिति से जुड़ी हुई है। और एक साहित्यकार तब सफल हो जाता है जब उसकी लेखनी हर एक को अपनी सी लगे। तो बहुत बहुत साधुवाद आपको किरण जी। और बहुत अब मैं बहुत अपने धन्यवाद। अगले, जी, ऋचा अगले जी, जो प्रश्न लोग में सुन रहे हैं वाकई सब उत्कृष्ट साहित्यकार हैं। तो साहित्यिक मित्रों को अपना समय देने के लिए और हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, रेणुका जी भी कह रही हैं, वाह बहुत सुंदर किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किरण जी, अब मैं थोड़ा सा अपने अगले प्रश्न पर आती हूँ। जैसे कि आपने जिस दौर में स्कूल में पढ़ाना शुरू किया होगा, मेरे ख्याल से वो ऐसा दौर था जब हिंदी की तरफ लोगों का ध्यान कम होता जा रहा था, और अंग्रेजी पर लोगों का जो था वो ज्यादा केंद्रित थी। हर एक बात बोलना है या बात करनी है या जो भी कुछ था। तो ऐसे में आपने जो बच्चे थे उन्होंने हिंदी भाषा को सीखने में या हिंदी के प्रति उनका लगाव किस तरह से महसूस किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। और हिंदी भाषा इंग्लिश के आने से इंग्लिश बन गई, और जी, फिर ये शॉर्ट होते होते इतनी शॉर्ट हो गई कि यू को यू खाली लिख देते हैं और यू हो गया। जी, अब यू वाई ओ यू तो हट ही गया, यू लिख गया। शॉर्ट से शॉर्टेस्ट हो गई जब से मोबाइल में आ गई। जी, तो इतने कम शब्दों में लोग लिखने लगे, और हिंदी को सही लिखना ना आना, मैं मानती हूँ कि हमारी अपनी मातृभाषा जो है वो शुद्ध बोलना और लिखना तो आने ही चाहिए। और इसकी जो नींव पड़ती है वो छोटी क्लास से पड़ती है, और उसमें व्याकरण पे बहुत ध्यान देना चाहिए। इसकी कमी मैंने बहुत महसूस की कि बच्चों को हम 10 चैप्टर पढ़ा देते हैं, प्रोज के, पोइट्री के, गद्य के, पद्य के, कहानी के, लेकिन लिखना कैसे है, बोलना कैसे है, हमें कुछ कहा जाए तो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकें। क्योंकि पहले तो पत्र लिखे जाते थे, तो कोई कुछ ना कुछ तो लिख ही लेता था, पत्र भी बंद हो चुके हैं, तो लिख एक्सप्रेशन कैसे हो। और अब जो है एआई है और ये जो गूगल है, कि कोई भी टॉपिक है बच्चे सोचने से पहले वहीं से कट पेस्ट कर लेते हैं। तो जो हमारी कल्पना है, इमेजिनेशन, वो कम होती जा रही है। इसको रोकने के लिए ये स्कूलों को, कॉलेजों को ही पहल करनी होगी कि भाषा का हम किसी भी चैप्टर को बहुत अधिक पढ़ाने में समय ना दें, हम बच्चों को शुद्ध रूप लिखना सिखाएं। कि बच्चों को शुद्ध नहीं आता था, मैं तो जब 11th में बच्चे आते थे मैं कहती थी कि कम से कम शुद्ध हिंदी लिखना तुम सीख लो, कल को तुम पेरेंट बनोगे और जब तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो ये ना कहना पड़े कि पापा ने कहाँ से सीखा, कि वो खुद ही नहीं सही लिख पा रहे हैं तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। मम्मी ने कहाँ से सीखा कि उनको खुद नहीं आता है। तो मैं ये मानती हूँ कि बेसिक चीजों में व्याकरण पे ध्यान देना बहुत, बेस अगर बच्चों का सही रहेगा तो 10 चैप्टर क्या 20 चैप्टर भी सही ढंग से पढ़ लेंगे। समझने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऋचा जी, आज के जमाने में मैंने देखा है, पहले हम लोग के जमाने में तो कुछ बच्चे होते थे जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता था, कुछ मीडियम और कुछ लोअर होते थे। जी, आजकल हर बच्चा 100% आईक्यू वाला है, हर बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में, बस उसे एक सही डायरेक्शन की जरूरत है।
अगर उसको सही चीज बताई जाए कि ग्रामर सीखो, और जो डिक्टेशन पहले हमारे यहाँ हुआ करता था वो कमी है कि हम बोलते क्या है बच्चे समझ करके उसको लिखें, जो हमारा कन्वर्सेशन है वो लिखने में भी आए, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बड़े बड़े ऑफिस में भी जाते हैं, कई जगह है आपको अपनी बात कहनी है, बोलना है, तो जब आपको शब्दों की पकड़ होगी, जब आपको भाषा की पकड़ होगी, जब आपको व्याकरण की पकड़ पकड़ होगी, तो अपनी बात को व्यक्त करने में कहीं परेशानी नहीं होगी। तो ये कोशिश रही, और मैंने हम लोगों ने अपने कॉलेज में अपने प्रिंसिपल से ये बात करी कि बच्चों को बेस सिखाया जाए, बेस जरूरी है, बाकी चीजें तो पढ़ते जाएंगे। तो कोशिश जारी है, और कोशिश कामयाब होती है, ऐसा हम लोग सोचते हैं और होना भी चाहिए। बहुत आपके विचारों से मैं किरण जी सहमत हूँ और बहुत ही सराहना करती हूँ कि इतनी सुंदर सोच के साथ आपने एक हिंदी प्रवक्ता के रूप में कार्य किया है। निश्चित रूप से आपके जो विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छा आज हिंदी के क्षेत्र में कर रहे होंगे। मैं पहले थोड़ी सी प्रतिक्रिया लेती हूँ, फिर मैं आगे की बातचीत बढ़ाती हूँ। उषा शर्मा जी कह रही है बेहद हृदय स्पर्शी। वीएस यादव जी कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर चर्चा। रेणुका जी कह रही हैं बिल्कुल सही कहा, सही कहा, कागज पर लिखने की आदत तो बिल्कुल ही कम हो गई है। और सच्चिदानंद प्रसाद जी कह रहे हैं मयूर पंखी सप्त रंग के ऐसे सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, कार्यक्रम चलता रहे, और जैसे किरण जी जैसे साहित्यकार हैं, साहित्य के साथ साथ तो समाज के लिए भी बातें करते हैं, तो कार्यक्रम सार्थक हो जाता है। किरण जी, मैं आपकी अगली कविता पे आऊं उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी जो अभी अभी मेरे जी दिमाग में आया है। जैसे कि आपने बिल्कुल। कहा बच्चे लिखना भूल गए और हर बच्चे का आईक्यू बहुत हाई है। एक चीज मैंने आजकल देखी है, हमारे समय में जो हिंदी विषय होता था उस पर मतलब 75 या 80 मार्क्स आ जाए तो ये समझा जाता था कि हम बहुत ही ज्यादा, मतलब हमारा आईक्यू बहुत ज्यादा है। और मुझे याद है जो हमारी हिंदी की शिक्षिका थी, वो हमें 10 जो क्लास टेस्ट होते थे 10 में से कभी 5 से ऊपर मार्क्स नहीं देती थी। तो उनका कहना होता था कि हिंदी में इससे ज्यादा तुम्हें मिल नहीं सकते क्योंकि बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। लेकिन आजकल हिंदी जैसे विषय पर भी बच्चे 100 मार्क्स लेके आ रहे हैं। इस बारे में आप क्या सोचती हैं? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले हिंदी में नंबर दिए ही नहीं जाते थे, मान के चलते थे कि हिंदी तो पूरी कोई सीख ही नहीं पाया, वो उतना अच्छा लिख ही नहीं सकता है। लेकिन आजकल चूंकि हमारा पैटर्न बदल गया है और हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे, वन वर्ड क्वेश्चन आने लगे, वन वर्ड आंसर आते हैं, तो आप उसमें कुछ कट कर ही नहीं सकते हैं। जो कुछ भी करता है वो केवल निबंध जो होता है उसी में कटता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप काट नहीं सकते हैं। फिर जब हर सब्जेक्ट पर नंबर दिए जा रहे हैं, जब हम लोग की टीचर्स की मीटिंग हुई थी एग्जामिनर्स की, तो ये बात आई कि जब हर सब्जेक्ट में लोग 99 तक पहुंच जाते हैं तो हम अपने बच्चों को मोरल को डाउन करें। अगर बच्चा डिजर्व करता है, अच्छा करता है, तो उसे देना चाहिए। और हम लोगों ने भी जब कॉपी चेक करी तो वाकई जो बच्चे अच्छे थे, नंबर नहीं काटा हम लोगों ने भी, और अच्छे नंबर दिए कि जो लिख सकता है उसको देना चाहिए। पहले की जो यही थी ना, मतलब जो आप कह रही हैं कि फुल मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, वो चीज अब खत्म हो गई, और अगर बच्चा लिखता है तो जरूर उसे नंबर मिलते हैं, और मिलने भी चाहिए, मेरा भी ये कहना है। क्योंकि जब जहां मैं पढ़ाती थी ऋचा जी, वो इंटर कॉलेज जो था साइंस का था। यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट, जो ये आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते, केवल साइंस सब्जेक्ट है, उसमें हिंदी पढ़ाते हैं हम। तो जो साइंस के बच्चे होते हैं उनको लगता है कि हम जो आगे कंपटीशन देंगे उसमें हिंदी का तो कोई रोल है नहीं, तो वो जी। हिंदी पे थोड़ा और कम ध्यान देते हैं। ऐसे बच्चों को जब हम लोग पढ़ाते थे तो ये बताते थे कि साइंस तुम पढ़ रहे हो, तुमको किसी भी कंपटीशन में जाओ, लेकिन तुम बोलते तो हिंदी में हो, सपने तुम हिंदी में देखते हो, गाने तुम हिंदी में सुनते हो, फिल्में तुम्हें हिंदी पसंद आती है, तो क्यों ना अपनी अपनी मातृभाषा पे मजबूत पकड़ होनी चाहिए। आप कुछ भी पढ़िए, हाथ की उंगलियां भी छोटी बड़ी है ना, तो छोटी बड़ी होने की बात नहीं है। जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो आपको कंपटीशन में आना, पढ़िए। बस अपनी लैंग्वेज आपको सुधारना है, भाषा अगर कमजोर होगी तो वो व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है। बहुत बढ़िया आपने बात कही। और जो आजकल हम लोग कहते हैं कि बच्चे 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं, उसका भी आपने कारण बता दिया, ताकि अब बच्चे को हमें मोटिवेट करना है, और बहुत अच्छी बात है। रेणुका जी कह रही है बिल्कुल सही कहा आपने किरण जी। किरण जी, इस बात के बाद मैं आपसे फिर निवेदन करूंगी आपकी एक और रचना के लिए, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको गांव ले चलते हैं, गांव से शहर आ गए लोग,
आते हैं, मजबूरी है, देखिए ऋचा जी, काम है, काम करना है तो आना ही है। और जी। जाना भी चाहते हैं वापस, लेकिन फिर इतना बंध जाते हैं कि कदम वापस लौट नहीं पाते हैं। तो एक कविता से आपको जोड़ती हूँ। जी कभी स्वागत। धूप में, कभी छाँव में, तुम आना मेरे गाँव में। कभी धूप में, कभी छाँव में, तुम आना मेरे गाँव में। तुम्हें ढूंढते हैं बाग वो, जहाँ भागते दिन रात थे। तुम्हें ढूंढते हैं बाग वो, जहाँ भागते दिन रात थे। पगडंडियां भी झांकती, छूने को तेरे पाँव को। कभी धूप में, कभी छाँव में, तुम आना मेरे गाँव में। वो चबूतरा अब भी वहीं, जहाँ बैठ के अपनी लगी, पीपल निहारता घर तेरा, सोना सा बंद जो है पड़ा। कभी धूप में, कभी छाँव में, तुम आना मेरे गाँव में। और गीत का अंतिम बात देखिए। तुम्हें याद हो कि न याद हो, जो साथ पल पल था मेरा। झरबेरिया, जो छोटे वाले बेर होते हैं ना, उनके हाइट पेड़ भी छोटे होते हैं। तो झरबेरिया अब भी झुकी है, ढूंढती वो कहाँ छिपे। कभी धूप में, कभी छाँव में, कभी धूप में, कभी छाँव में, तुम आना मेरे गाँव में। बहुत सुंदर, बहुत ही वो गांव वाली मिठास आपके गीत में थी किरण जी। और ये गीत पलायन पर मुझे लगता है आधारित है। गांव छोड़ के हम आ गए, एक तरह से पलायन हर एक क्षेत्र में हुआ है, हर एक गांव में हुआ है। उसको बिल्कुल। बहुत ही मार्मिक प्रस्तुति आपकी और बहुत ही सुंदर ढंग से आपने गांव क्या सोचता है उसको अपनी कविता के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। और वाकई हर कोई अभी जो भी जुड़ा है हमसे या जो भी देखेगा इस कार्यक्रम को जरूर अपने गांव को एक बार तो याद करेगा ही। बेहद खूबसूरत रचना। रेणुका जी कह रही है स्वागत है, आहा बहुत खूब, तुम आना मेरे गांव में, बहुत सुंदर प्रस्तुति। वीएस यादव जी कह रहे हैं वाह बहुत खूब। और रेणुका जी कह रही है बहुत सुंदर शब्द चित्रण। सच्चिदानंद जी के पूछे गए प्रश्नों का माकूल जवाब दे रही है किरण जी, साधुवाद। गांव का जीवंत चित्रण कविता को दीर्घजीवी करता है। बहुत सुंदर गीत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो किरण जी, मैं अगले प्रश्न की तरफ आती हूँ। जैसे कि आप सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई हैं और जो आपकी ये पुस्तक है आद्या एक नई पहल, इसमें आपने समाज के समस्याओं को लेकर, समाज के विभिन्न पहलुओं को लेकर लेखन किया है। इसका विचार कैसे आया? हाँ जी ऋचा जी, मैं सामाजिक संस्था से जुड़ी हूँ। मैं देखी हूँ आज के जमाने में बहुत से बच्चों को बहुत डिप्रेशन है, बहुत तनाव है। तनाव शब्द हम लोग भी बच्चे थे, लेकिन कभी पता ही नहीं था कि बोरियत और तनाव क्या होता है। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी हो जाते हैं, और डिप्रेशन है, हर चीज का तनाव है। तो आसपास जो कुछ मैंने देखा वो तो मैंने अपनी रचना में लिखने की कोशिश करी है। और जो मैं सेमिनार करती हूँ, उसमें मेरा उद्देश्य यही रहता है बच्चों को बताने का कि जिंदगी में हर जगह आपको हर कदम पर एग्जाम होता है। केवल ये टर्म वाइज हाफ ईयरली या क्वार्टरली या फाइनल एग्जाम नहीं है। जिंदगी तो हर पल एग्जाम देती है, और हर एग्जाम में हम सफल हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। हम इंसान हैं, गलतियां होती हैं, गिरते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन गिर करके ये सोचना कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, ये गलत है।
हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जो छूट गया है, होता है बहुत बार कि हम रास्ता सही नहीं चुन पाते, हम एक चौराहे पे खड़े होते हैं, कभी कभी गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं, तो क्या हम लौटते नहीं है? लौटना चाहिए जिंदगी में, लौट करके फिर से अपने आप को परखना। और पेरेंट्स कई बार दबाव बनाते हैं कि यही बनना है, सबके साथ होता है, कई बार होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, और कई बार सही भी नहीं होता है। तो बच्चों की योग्यताओं को देखते हुए उनको मोटिवेट करना और उनको उस लायक बनना, क्योंकि हर बच्चा ये भी नहीं सोच सकता कि मैं क्या बनूंगा, दोनों चीजें हैं। तो देखना, परखना और बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि बच्चे डिप्रेशन में ना जाएं, बच्चे ऐसा ना हो कि जरा भी असफल हुए तो जिंदगी से भागने लगते हैं। ये जो दौर आज का आया है कि जिंदगी खत्म कर लेंगे, भाग जाएंगे, ये समय नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए बहुत जागरूक करने की जो जिम्मेदारी है वो परिवार की तो है ही है, स्कूल में टीचर्स की है, और जो भी उनका सर्किल एक निगाह होनी चाहिए कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है। तो ये सब आज के जमाने में बहुत जरूरी है। तो सामाजिक कार्य में मेरी जो मोटिवेशनल स्पीच होती है उसमें मैं यही ध्यान देती हूँ कि बच्चों को हमेशा बताइए कि आउट ऑफ बॉक्स तो आना है, लेकिन एक दूसरा प्लान भी बहुत जरूरी है लाइफ में, जी। वो होना ही चाहिए। और यही बच्चों को आगे बढ़ने में उनको जो है हमेशा उनकी मदद करेगा। किरण जी, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप इतने सुंदर ढंग से जो आज की समस्या है, अक्सर हम लोग वैसे इस बारे में, जिस बारे में आपने चर्चा की कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ ऐसा कर लेते हैं जो अनहोनी बात में बहुत दुखदाई होती है, जी। उस पर बहुत ही विस्तार से और सरल शब्दों में बता रही हैं। तो हमारे साथ रेणुका जी कह रही है, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सुंदर बात, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किरण जी, जैसे कि इसमें बच्चों के माता पिता और शिक्षक, उनका कितना रोल होता है कि जैसे बच्चा तनाव में है, स्कूल में अगर पता है तो शिक्षक कैसे ध्यान दे सकते हैं, या घर में जो माता पिता हैं वो कैसे पता लगा सकते हैं, या शिक्षक और माता पिता के बीच संवाद कितना जरूरी है? देखिए ऋचा जी, आजकल बहुत व्यस्त जिंदगी है। पहले जी। होता था कि पापा या फादर या पिताजी कुछ भी कहें वो कमाते थे और माँ घर देखती थी। फिर समय बदला, अब पापा मम्मी दोनों ही चाहते हैं और बच्चे घर में हैं और संयुक्त परिवार नहीं है। सबसे बात यह है कि पहले संयुक्त परिवार होते थे तो बाबा दादी जो रहते थे, माँ बाप बाहर भी हैं तो वो उनको संभाल लेते थे, देख लेते थे। अब बच्चे जो है घर पे जो काम करने वाले लोग रखे गए उनकी जिम्मेदारी बन जाते हैं। तो बच्चे जब घर पहुंचते हैं और अपने में से किसी एक को, माँ को नहीं देखते हैं, तो शायद कहीं कुछ तो अधूरापन होता ही होगा। आजकल की जो व्यस्त जो जिंदगी है उसमें ऐसा होता होगा, और होता है क्योंकि जब बच्चे घर पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है घर का कोई हो। जो घर का कोई नहीं मिलता तो बच्चे ने बैग इधर उछाला, शूज उधर फेंके, किताब उधर फेंकी और बैठ गया टीवी खोल करके, या मोबाइल है तो मोबाइल खोल के बैठ। तो ये जो चीजें है ना, और मोबाइल में भी गेम जब देख खेलते रहते हैं बच्चे, तो बच्चों के ऊपर निगाह रखना बहुत जरूरी है। देखिए जॉब तो करेंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों को करना जरूरी है और बिल्कुल करना चाहिए, आज के समय की मांग है उसको। लेकिन अपनी निगाह घर आकर के भी अगर पापा मम्मी दोनों मोबाइल में उलझ गए और बच्चा भी मोबाइल दे दिया, तो यहाँ थोड़ी गलत। थोड़ा समय तो बच्चों को आपको देना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि आखिर वो जो मोबाइल यूज कर रहा है, आप देखिए थोड़ी ड्यूटी देखिए। जब आपको किसी बीज को रोपना है तो पानी भी देना है, उसकी देखभाल करनी है कि आसपास कहीं झाड़ को उगाइए तो उसको उखाड़ के फेंकना है, ताकि हमारा बीज जो है जो पेड़ रूप में बढ़े वो अच्छा सा बने। तो हमें भी थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी पेरेंट्स के रूप में। और टीचर्स के पास जब बच्चा आता है तो यकीन मानिए टीचर्स को शायद भगवान ने जो त्रिनेत्र है दिया हुआ है, वो पहचान लेते हैं कि ये बच्चा कुछ परेशान सा लग रहा है। पता नहीं मुझे तो होता था कि पहचान लेते थे कि बच्चा कुछ परेशानी में है, तो मैं सामने कभी क्लास में कुछ मत कहिए उस बच्चे को, आप अलग से अपने पीरियड में बच्चे को बुला के प्रेम से प्यार से पूछिए, और जब उसको उसकी रेमेडी जरूर दीजिए। मैं एक केस जरूर डिस्कस करूंगी कि जी। मेरे क्लास का 11th का बच्चा जब आया तो वो बहुत नाराज रहता था अपने पेरेंट्स से, और बात भी नहीं करता था, टिफिन भी नहीं लेके आता था, पेरेंट्स मीटिंग में बराबर शिकायत उसकी होती थी। तो मैंने उसको बुला करके फ्री पीरियड में
बाहर में ले गए, वहाँ गार्डन में, वहां बैठे हम लोग। हमने पूछा बेटा क्या बात है, क्यों तुम परेशान लगते हो, तुम भूख नहीं लगती हो? नहीं मैं नहीं खाऊंगा। हमने कहा खाना तो जरूरी है, मम्मी बनाती है इतने प्यार से, तुम नहीं लेते हो। तो कह रहे आपको पता है मेरी गलती नहीं थी, अभी मेरे पापा ने मुझे जाड़े के समय में घर से बाहर जो है 4-5 घंटे खड़ा रखा था, मैं बहुत नाराज हूँ, बिना गलती के मुझे सजा नहीं। वो एक बात बच्चे के मन में बैठ गई। तो मैंने कहा हो सकता है, कभी गलती हो सकती है, तो क्या, गलती कोई नहीं करता है। तो मैं पापा मम्मी को कभी माफ नहीं करूंगा। ये 11th का बच्चा कह रहा है कि मैं बस निकल जाऊं काम करके, मैं फिर कभी घर नहीं आऊंगा। मैंने कहा ना, कल को तुम पेरेंट्स बनोगे बच्चे, तुमसे भी कुछ गलती होगी, तुम्हारे बच्चे भी अगर ऐसे ही करें कि मैं नहीं आऊंगा, पापा मम्मी को छोड़ के चले जाऊंगा, तो क्या होगा बेटा? गलतियां तो सबसे होती है। अगर पापा पापा हो सकता है गलत रहे होंगे, तुम्हें सजा जो मिली नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस एक बात को हमेशा जिंदगी में नहीं रखना है। तुम्हें उसको भुला करके पापा मम्मी से बताओ कि आपने मुझे बिना गलती के सजा दी थी। हो सकता है हम भी गलत होते हैं, बड़े भी अक्सर गलत हो जाते हैं, लेकिन उसकी गांठ बांध के मत रखो। फिर आज वो बच्चा जब मुझसे मिलने आता है, अभी तो पुलिस ऑफिसर बन गया है, और कहता है कि मैम आपने उस दिन मुझे ऐसा बताया कि जब मैं पापा बनूंगा मुझसे गलती होगी, मुझे बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, तब क्या होगा? हमने कहा हाँ, दोनों पहलू देखो, कल तो हमारे सामने भी आएगा ना, जो आज है फिर कल आएगा, तो हम सब उसी पे चलेंगे। तो कई बार बच्चों की छोटी छोटी बातों को ऐसे समझाने की जरूरत पड़ती है, और हर टीचर करता है, करना भी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर समय तो बच्चे टीचर्स के पास ही रहते हैं, माँ हाँ बाप जी। के पास तो थोड़े दिन समय रहते हैं। माँ बाप की भी ड्यूटी है कि अपनी व्यस्तता के बीच में जरूर देखें बच्चा क्या कर रहा, साथ में बैठ के खाना जरूर खाएं। मेरा ये कहना है, लंच नहीं कर पा रहे मत करिए, बट डिनर साथ में हो। आप बच्चों से ऐसे पूछिए क्या किया, कैसा रहा, कैसा दिन बीता, अपनी बात ही बताइए। हर बात बच्चों से शेयर करें, फिर देखिए बच्चे कभी भी तनाव में नहीं जाएंगे। ऐसा मैं सोचती हूँ। किरण जी, बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बात की और बहुत खूबसूरत तरीके से भी बताई कि किस तरह से एक शिक्षक और माता-पिता दोनों का एक साझा प्रयास होना चाहिए बच्चे को आगे बढ़ाने का। और माता-पिता को भी अपनी इच्छाएं नहीं थोपनी है, शिक्षकों को भी उस पर ध्यान देना है। इसी संदर्भ में मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ किरण जी, जैसे जी हम लोग जब थे तो शिक्षक और माता-पिता दोनों के बीच एक अनकहा एग्रीमेंट कह सकते हैं वो होता था कि अगर कभी हमें शिक्षक डांट दें या मार दें तो माता पिता उसमें बिल्कुल नहीं इंटरफेयर करते थे। कई बार दूसरी तरीके से भी होता था, लेकिन हम लोग तब देखते थे शिक्षक कभी गलत बात पर नहीं टोकते थे। लेकिन आजकल बिल्कुल बदल गया है। शिक्षकों को ये अधिकार नहीं है कि वो बच्चे को डांटें या उसको पीटें, या फिर माता-पिता अगर कुछ थोड़ी बहुत भी कंप्लेंट होती है तो टीचर के पास पहुंच जाते हैं। तो क्या ये सही है? ये देखिए आपका क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं भी इस बात पर मैं कहती हूँ कि पहले कुछ होता था तो बच्चों को सौंप दिया जाता था टीचर्स जी। को, और टीचर्स हमेशा बच्चों का भला ही करते हैं, करते ही भी थे। और हर गलती पर दौड़ करके अपने बच्चे को प्रोटेक्ट, जो हम ओवर प्रोटेक्शन जो है बच्चों को दे रहे हैं वो गलत। बच्चा जी। कुछ ही बोलता है, हम उसी की बात को सही मान करके और पहुंच जाते हैं कि मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये जी। कहना। और प्लस आजकल जो हमारे बोर्ड के जो नियम बने हैं जिसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को डांटिए नहीं, आप बच्चों को कुछ मत कहिए, बस डायरी पे आप लिख दीजिए, आप कहिए कुछ भी नहीं, इवन कि आप टच भी ना करिए बच्चों को। तो देखिए वो सजा जो होती थी ना, थोड़ी बहुत जो बच्चों को मिलती थी, वो उनके सुधार के लिए होती थी। तो हमारे ये मारना पीटना इस हद तक तो कोई नहीं होता था कि बच्चों को इतना मारा जाए कि वो बिल्कुल बेहोश हो जाएं, लेकिन ये जरूरी है कि गलत बात पर उनको डांट पड़नी चाहिए। घर में पेरेंट्स डांटते नहीं है, बच्चे एक हैं या दो हैं, छोड़ दिया, हर बात हर फरमाइश उनकी पूरी होती है, ना बच्चे सुनते नहीं। एक ना ना सुनने की आदत भी जिंदगी में बहुत बड़ी कठिनाई लाती है। जब हर बार बच्चे की हर बात पूरी हो रही है, उसने कह दिया आज मैम ने डांट दिया, मैं तो गलत नहीं था, आप पहुंच गए सर से मैम से प्रिंसिपल से उलझने के लिए, तो बच्चा तो ये देखता है कि मैं, मुझे तो ना सुनने की आदत ही नहीं है। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है, कंपटीशन में गया, सफल नहीं हुआ, नौकरी के इंटरव्यू में गया, वो सफल नहीं हुआ,
तब उसे ना इतना पिंच करता है, यकीन मानिए कि फिर वो जिंदगी से भागने लगता है। तो ना सुनने की आदत भी होनी चाहिए। बच्चों को बैलेंस तो हो, पता तो हो जिंदगी में कि ना और हाँ दोनों बराबर है। आप ओवर प्रोटेक्शन दे करके बच्चे को हम जब बिगाड़ते हैं ना, तो वो बच्चों के आगे की जो उनकी जिंदगी है उसको बहुत बेचैनी से भर देता है कि उसने उसने तो कभी ना सुना ही नहीं। उसको लगा जो मैंने कहा मैं ही सही था, तो यहाँ कैसे गलत हूँ, यहाँ क्यों मुझे फेल किया जा रहा है। तो वो फिर जिंदगी से भागते हैं। तो ये बैलेंस जो है बहुत जरूरी है टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमने बच्चे को अगर पढ़ने भेजा है, अगर उसके डायरी पे रिमार्क्स, सिर्फ डायरी खोल के भी बहुत से लोग नहीं देखते हैं, तो आप रिमार्क्स को देख करके बच्चे को समझाइए कि काम को समय से पूरा करना है। आप बच्चे की बात को लेकर के मैंने तो कॉपी जमा करी थी, चेक ही नहीं हुई, वापस आ गई, आप उसको सच मान के मत जाइए। तो बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। थोड़ी बहुत डांट अगर पड़ती भी है तो बच्चों की भलाई के लिए उसके लिए तुरंत पहुंचना और ओवर प्रोटेक्शन देना ये गलत है, जिसको मैं महसूस करती हूँ कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हर कोई ओवर प्रोटेक्टिव है और बच्चों की हर फरमाइश पूरा करता है। ये दोनों चीजें गलत है। उस पर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। फरमाइश पूरी करिए, लेकिन बच्चों को कभी ना भी बोलिए। कभी उन्हें बताइए कि नहीं अभी नहीं, जरूरी नहीं है। बच्चे तो सीखते हैं, हम जो सिखाएंगे वो सीखेंगे। तो हाँ, ये जी, हमारा और टीचर्स दोनों का, पेरेंट्स का टीचर्स का उत्तरदायित्व है कि बच्चों को हम कैसे धीरे धीरे उनको उनको बड़ा कर रहे बहुत अच्छी बात बताई किरण जी आपने। और वाकई जो पहले से डांट और हमको जो थोड़ी बहुत मार पड़ती थी वो हमें भविष्य के लिए स्ट्रांग बनाती थी। हैं। तब बिल्कुल शायद हमें तनाव और डिप्रेशन जैसी चीजें होता नहीं ही आती थी। और आजकल बच्चों में मतलब छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं मैं बोर हो गया, मुझे बोर हो डिप्रेशन हो गया। गया। हाँ, तो ये सब शायद हमारी जो एक हमारी सोच में बदलाव आया है, हमारे जो माता-पिता हैं, शायद वो टाइम नहीं दे पा रहे, इसीलिए वो बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। इसका ही नतीजा है, इस बारे में हमने सोचना चाहिए। और किरण जी, मैं इससे पहले आपसे एक कविता सुनूँ, मैं कुछ प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। जो जोशी कह रहे बहुत-बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद जी कह रहे हैं बच्चन जी की एक कविता याद आ गई कि अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। जो जोशी कह रहे शानदार प्रस्तुति, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद किया, वाह क्या बात है, बहुत ही उत्तम बात। धीरेश जोशी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर चर्चा। सच्चिदानंद जी कह रहे हैं आज का ज्वलंत प्रश्न कि शिक्षक बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें और अभिभावकों की क्या भूमिका हो। जी, प्रकाश मित्रवत जी कह रहे हैं बहुत ही सार्थक चर्चा, आप दोनों को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किरण जी, मैं दर्शकों का तो धन्यवाद करती हूँ, साथ ही आपका भी सादर अभिवादन करती हूँ आपकी रचना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ईशा जी। जो लोग सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके खूबसूरत प्रोग्राम के लिए फिर धन्यवाद देते हुए मैं गजल आपको सुनाती हूँ। जी, और कोशिश करी है कि इसमें जो माहौल हम चाहते हैं वो हम सबको मिले। आओ जश्न मोहब्बत मनाए जरा, नफरतों को दिलों से मिटाए जरा। आओ जश्न मोहब्बत मनाए जरा, नफरतों को दिलों से मिटाए जरा। जख्म देना किसी को तो आसान है। हम किसी को भी परेशान करना चाहे, दुख देना चाहे, तो पल भर का भी समय नहीं लगता है। तो जख्म देना किसी को तो आसान है। आओ मरहम दिलों पर लगाए जरा, आओ जश्न मोहब्बत मनाए जरा। क्यों गिला ही गिला, जिंदगी भर गिला। ये इंसानी फितरत है, ये हमारी भी है और आपकी भी, सबकी है। हम कभी संतुष्ट नहीं होते। जो जी, मिला वो तो हम भूल जाते हैं और आगे की हमारी लिस्ट तैयार हो जाती है। तो क्यों गिला ही गिला, जिंदगी भर गिला। जो मिला उस खुशी को मनाए जरा, आओ जश्न मोहब्बत मनाए जरा।
अपनों को छोड़ कर ढूंढते तुम किसे। आज फेसबुक में लाइट और कमेंट्स में इतने उलझे हुए लोग हैं, रील और रियल लाइफ में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अपने घर में बैठे हुए पेरेंट्स को देखने की फुर्सत नहीं है, अपने लोगों से मिलने की फुर्सत नहीं है, लेकिन फेसबुक में हजारों की संख्या में दोस्त बनते जा रहे हैं। तो अपनों को छोड़ कर ढूंढते तुम किसे, साथ मिलकर के जीवन बिताए जरा, आओ जश्ने मोहब्बत मनाए जरा, ये लड़ाई ये झगड़ा क्यों आवाम में। एआई का युग आ गया, लेकिन लड़ाई नहीं बंद है, हो रही है देखिए सालों से। और अभी नए नए लड़ाई के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, देश में भी, घरों में तो हो ही रहे हैं। तो ये लड़ाई ये झगड़ा क्यों आवाम में, प्रेम का एक दीपक जलाए जरा, आओ जश्ने मोहब्बत मनाए जरा, और साझा चूल्हा हमारा ये आबाद हो। आप देखिए अहमदाबाद में बैठी, मैं यहाँ लखनऊ में हूँ, और हम सब मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम देश विदेश में लोगों से जुड़ जाते हैं, अपनी बात कह लेते हैं। आपने मेरी बहुत सी बातों को जो कहना चाह रहे होंगे, शायद आपने अपने क्वेश्चन के माध्यम से कहला दिया। बहुत बड़ी बात है ये। तो साझा चूल्हा हमारा ये आबाद हो, प्यार की एक लकड़ी लगाए जरा, आओ जश्ने मोहब्बत मनाए जरा, नफरतों को दिलों से मिटाए जरा, आओ जश्ने मोहब्बत। गजब, बेहद उम्दा गजल आपकी किरण जी। और आपने हर एक शेर को इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत किया कि वह मन तो कर रहा था आप गजल सुनाती रहें और हम सुनते रहें। और दूसरी चीज है कि कहते हैं ना, गजल का शेर ऐसा होना चाहिए जो समाज और उससे लोग हैं उस पर केंद्रित हो, उससे जुड़ा हुआ हो, और वाकई आपकी गजल में वो बात है। हमारे साथ प्रकाश मित्रवत जी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं बहुत ही सार्थक चर्चा, आप दोनों को प्रणाम जी। आजकल किसी को डांट नहीं सकते, बिल्कुल हम उसी बारे में बात कर रहे थे प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश मित्रवत जी कह रहे वाह वाह किरण मैम, धन्यवाद। पूनम मल्होत्रा जी जुड़ गई हैं, आहा क्या बात है किरण जी कह रही हैं। सच्चिदानंद जी कह रहे हैं क्या ही सुंदर गजल है, बहुत खूब। प्रकाश मित्रवत जी कह रहे हैं प्यार की एक लकड़ी जलाए जरा, बेहद शानदार जी, बेहद शानदार गजल और बेहद शानदार बात आज हमारी किरण जी से हो रही है। किरण जी, आप हिंदी साहित्य में आपने परा स्नातक किया है और संस्कृत में भी आपने अपनी पढ़ाई पूरी की है। तो कोरोना काल के बाद आपने देखा होगा अचानक हिंदी की ओर लोगों का झुकाव बहुत बढ़ गया है। लिखना और कविताएं, गद्य, सारी विधाएं लोग लिख रहे हैं, जबकि जो हमारा, अगर हम हिंदी साहित्य देखें, बहुत ही समृद्ध हिंदी साहित्य हमारे पास है। और आजकल मैं कई बार सुन रही हूँ कि लोग एआई से भी कविताएं लिखवा रहे हैं, कहानियां लिखवा रहे हैं। तो इससे हमारे हिंदी साहित्यिक पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक, नकारात्मक? मैं आपसे दोनों ही बात जानना चाहूंगी। देखिए, कोरोना के बाद से सबसे बड़ा अगर लाभ मिला है वो हिंदी कवियों और कवित्रों को मिला है। देखिए, मंच पहले नहीं मिलता था तो लोग लिखते भी थे तो सुना नहीं पाते थे। ऑनलाइन जो प्रोग्राम होने लगे उसमें बहुत से ऐसे जो लेखक और लेखिका उभर के आए जो सोचते थे कि कुछ लिख लेंगे, लेकिन लिखने का, कहने का मौका नहीं मिलता था। तो लोगों ने लिखना शुरू किया, और आज तो हम देखते हैं कि हर कोई अपने मन की बात को कहने के लिए तैयार है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोरोना ने जो तकलीफ दी, जो परेशानी दी, वो तो दी, लेकिन साहित्यकारों की एक बहुत बड़ी फौज हमारे सामने लाके खड़ा की जो निरंतर लिखते जा रहे हैं। लेकिन ईमानदारी होना बहुत जरूरी। एआई है, लेकिन हम जो महसूस करते हैं, जो हम देखते हैं,
अगर अपनी लिखने से लिखते हैं और अपनी रचना को, जो हम लोग पहली की रचना ऋचा जी हमने लिखी है, जब खुद पढ़ते हैं तो कमियां नजर आती हैं कि ये नहीं ठीक था, थोड़ा उसको ऐसा कर सकते थे, थोड़ा ऐसा कर सकते थे। जब आप एआई से करेंगे तो आप कमी नहीं ढूंढ पाएंगे। आप अपने मन की बात को, जो आप सोचते हैं, ईमानदारी से उसको लिखिए। तो लिखना बहुत अच्छा है, और हिंदी साहित्य की सेवा जो हो रही है रचनाकारों के माध्यम से, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पहल है। और इतने लोग जुड़े हुए देख के बहुत खुशी होती है। लेकिन उसमें ईमानदारी होनी चाहिए कि रचनाओं को लिखते समय हम अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करें, ताकि जो हिंदी साहित्य वाकई में समृद्ध हो। समृद्ध होने की जो जिम्मेदारी है वो लेखकों की ही है। हम लोग तो बिल्कुल अभी छोटे से बीज की तरह हैं। बहुत बड़े बड़े लेखक हैं जिन्होंने हिंदी को, साहित्य को समृद्ध कर रखा है। हम लोग अभी पढ़ नहीं पाते हैं, तो पढ़ना भी चाहिए। जो अच्छा पढ़ेगा वो अच्छा लिखेगा। तो एक चीज बहुत जरूरी है कि जितना भी हम पढ़ सकते हैं, कोशिश करें हम पढ़ें, अपनी भावनाओं को रूप दें, लिखें। आज गलती होगी, कल सुधार होगा, परसों बहुत अच्छा होगा। बहुत बड़े बड़े लेखकों से हमारा ये जो हिंदी साहित्य समृद्ध है। तो लिखना बहुत अच्छा है, लिखिए, सब लोग कोशिश करते रहिए। क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र की लाइनें हैं, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तो जिस जगह पे जागा था उस जगह से बढ़ के सो। तो एक कदम पढ़ना बहुत जरूरी है। सबकी कोशिशें जारी हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतना अच्छा अच्छा लिख रहे हैं लोग। सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और ये हिंदी साहित्य की जो यात्रा है, सब लोग उसमें जुड़े रहें, उसको बढ़ाते रहें और अपना अपना योगदान देते रहें। बहुत ही सार्थक बात किरण जी ने कही। अब एआई से जब लिखते हैं, कहीं ना कहीं भाषा की गुणवत्ता मुझे लगता है कम होने बिल्कुल, लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उससे हमें अपने आगे की पीढ़ी को अपना जो पहले का समृद्ध साहित्य, मतलब अगर आज भी हम उसको पढ़ें, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, चाहे सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, चाहे बच्चन जी हैं, उसमें एक अलग तरह की हमको भाव मिलते हैं और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो वो एआई की अपनी सीमा है, तो बेहतर है आप आइडिया लीजिए, बिल्कुल उससे हाँ, ले बिल्कुल। सकते हैं। हाँ, आइडिया लेकिन लीजिए और अपने आप लिखिए, बिल्कुल। हाँ, भाव और शब्द अपने रखिए। रमेश चंद सोनी जी कह रहे हैं, वाह सुंदर गजल, आदरणीय, प्रणाम। अभिलाषा श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, अति सुंदर चर्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किरण जी, मैं आपसे वो कविता सुनना चाहूंगी जो आपने बच्चों के डिप्रेशन या तनाव या इस विषय को लेकर अगर कोई लिखी है। बिल्कुल ऋचा जी, मैंने डिप्रेशन पे एक कविता लिखी है। और देखिए, तनाव सभी को होता है, बच्चों को होता है, बड़ों को भी होता है। लेकिन बच्चे तनाव से घबरा जाते हैं, और कारण मुझे ये लगता है कि उन्होंने ना नहीं सीखा है, डांट नहीं सीखी है। जिंदगी में थोड़ी सख्ती जरूरी है बच्चों को मैच्योर जी। बनाने के लिए। तो बच्चों की गलती नहीं, गलती हमारी है। तो मेरी कविता है तनाव। तनाव आया था आज रात, तनाव आया था आज रात, बड़ा नाराज था, सोते से मुझे जगाया। कैसे निश्चिंत रहती हो, जी भर सोती हो। कैसे निश्चिंत रहती हो, जी भर सोती हो। मुझे दूर भगाती हो, आखिर किस मिट्टी की हो। कोई दवा नहीं खाती हो, बेमतलब ठहाका लगाती हो। मुझसे मिलने क्यों नहीं आती हो। बेमतलब सबसे जुड़ती हो, बेमतलब सबसे जुड़ती हो। कोई दिल नहीं दुखाता। मैं मुस्कुराई, आते हैं सब आते हैं। मैं भी पंच तत्वों से बनी हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ। पर तुम बताओ, विलोम तो जानते हो। पर तुम बताओ, विलोम तो जानते हो। दुख का सुख, रोने का हंसी, कम का ज्यादा, हार का जीत, और भी बहुत से हैं। और भी बहुत से हैं, सारे मैंने नहीं पढ़े हैं। पर समझ जाती हूँ, जहां जरूरत हो तुरंत अपनाती हूँ। दुख देने वाले हैं तो सुख देने वाले भी हैं। दुख देने वाले हैं तो सुख देने वाले भी हैं। रुलाने वाले हैं तो हंसाने वाले भी बहुत हैं। तो बस, जब भी कोई दिल दुखाता है, जब भी कोई दिल दुखाता है, दुखाता रहे। मैं मुस्कुराने की, हर पल को भरपूर जीने की, दूर होते लोगों को पास बुलाने की, और उसी में खुश होने की वजह ढूंढ लेती हूँ। पेड़ का पत्ता तोड़ना आसान है, पेड़ का पत्ता तोड़ना आसान है, पर पेड़ बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। पेड़ का पत्ता तोड़ना आसान है, पर पेड़ बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। मैं पत्ते नहीं तोड़ती, मैं पत्ते नहीं तोड़ती। प्रेम, विश्वास का, खुशी का पेड़ बना रही हूँ।
पूरी मेहनत से उसे उगा रही हूँ, पूरी मेहनत से उसे उगा रही बेहद शानदार प्रस्तुति किरण जी। और पेड़ बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी है और पत्ता तोड़ना बहुत आसान है। अद्भुत भाव और बहुत ही संदेशपूर्ण आपने अपनी कविता प्रस्तुत की। हमारे साथ अभिलाषा जी जुड़ी है, कह रही है सार्थक पूर्ण सुझाव किरण जी। बालकृष्ण जी कह रहे हैं बहुत सुंदर कार्यक्रम, सादर प्रणाम। प्रकाश मित्रवत जी कह रहे हैं आहा क्या भाव प्रस्तुत किया है किरण मैम, बेहद शानदार। जी बिल्कुल, क्योंकि आज मुझे था कि किरण जी आ रही हैं और इतने सालों से वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो बहुत कुछ उनके अनुभव से हम लोग सीख सकते हैं। तो हमारी ये बातचीत इसी तरफ बढ़ गई और किरण जी की बातों ने, उनकी कविताओं ने उसका दिशा निर्देशन किया। किरण जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी इतने सुंदर सुंदर सुझाव आप दे रही हैं। अभिलाषा जी कह रही है लाजवाब प्रस्तुति गूढ़बात जी जी। तो किरण जी, जब आपने ये पुस्तक लिखी आद्या एक पहल, आपके मन में क्या विचार था? इसलिए ऋचा जी, लिखते तो हम लोग रहते ही थे, लेकिन कभी भी कविता बन जाएगी। मैं आपको बुक भी दिखा दूं, ये मेरी बुक है आद्या एक नई पहल, मैंने लिखी, पहली पुस्तक मैंने प्रकाशित कराई। तो जब ये हुआ कि इतना कुछ बिखरा हुआ है तो उसे समेटे समेटे, तो उसमें बच्चों ने कहा कि मम्मी आप लिख रही हैं तो उसको बुक में करिए, ताकि जो है एक जगह रहे, हम लोग भी पढ़ें लिखें। तो मुझे लगा हाँ सही तो कह रहे, इतना कुछ लिखा हुआ है तो चलो उसे हम किताब के रूप में पब्लिश कराते हैं। तो जब मैंने किताब में लिखा तो मैंने बहुत से विषयों को, अलग अलग विषयों को उसमें समेटा, कि कभी छत है, छत क्या कह रही है, कुएं तालाब जो खत्म हो रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, पर्यावरण हमारा है वो क्या कह रहे हैं, शहर जो है बढ़ रहा है लोगों से, लोगों, लेकिन लोगों की मुलाकातें कम क्यों हो रही हैं। तो बहुत से अलग अलग चीजों को मैंने इसमें जोड़ा और लिखा मैंने। मेरी कोशिश ये पहली है और आगे मैं भी कुछ कहानियां, कुछ बच्चों की कविताएं लिखने का प्रयास कर रही हूँ। जो दो मेरी बुक है वो प्रकाशक के उसमें चल रही है, तो जब वो आएंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैंने बच्चों के ऊपर भी लिखना प्रारंभ किया है, तो छोटे छोटे बच्चों को ऐसी कविताएं लिख करके दी जाए जिसमें सब्जियों का महत्व बताया जाए, जो बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, जी या जी। बच्चों की जो आदतों में जो परिवर्तन है उस पर कविता लिखी जाए। तो कोशिश जारी है, और ये कहाँ तक सफल होती है ये तो ईश्वर कर बताएगा, लेकिन अपना प्रयत्न जारी रखना चाहिए, और मैं अपना प्रयत्न अपनी ओर से ईमानदारी से करने की कोशिश में हूँ। बहुत सफल होगा किरण जी आपका ये प्रयास, क्योंकि आपने अपनी जो ये साहित्य है उसमें अपने जीवन के अनुभव का निचोड़ भरा हुआ है। और वाकई ये एक वाकई नई पहल है और बहुत प्रेरणादायी आपकी ये बातें हैं, आपकी कविताएं हैं। निश्चित रूप से दर्शकों को, पाठकों को बहुत पसंद आएगी। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं किरण जी। तो जैसे अलग-अलग जगहों पर आप जाती हैं तो आपको कितना अंतर दिखाई देता है बच्चों में जब वो कोई ऐसी मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं या बातें सुनते हैं, और कितना ज़रूरी है बच्चों को समय-समय पर इस तरह के सेमिनार करवाना? देखिए बच्चे तो बच्चे होते हैं, मेरा ये मानना है, और जी, उनको जब अच्छा बताया जाता है तो उसे सुनते भी। जी, तो जब बच्चों से जुड़ी हुई बातों को बच्चों की तरीके से हम बताना शुरू करते हैं, कि जैसे मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई बच्चों को, कि एक को कहा गया कि आप जाइए और बिजनेस के लिए देखिए, शो कंपनी वालों ने भेजा कि आप गांव में जाइए, देखिए वहां पे हमें अपना बिजनेस जो एस्टेब्लिश करना है। तो वो गया और कहने लगे कि वहां बिजनेस चल नहीं सकता, वहां के गांव के लोग हैं वो सब नंगे पैर चलते हैं, और आपका ये बिजनेस वहां सफल नहीं होगा, यहाँ तो आइडिया ड्रॉप कर दीजिए। तो उन्होंने दूसरे को भेजा, वो आया, कहने लगा आपका बिजनेस वहाँ बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि लोगों को जूते के बारे में पता नहीं है, जब हम अपनी चीजें वहां खोलेंगे, लोगों को बताएंगे, तो हमारा ये बिजनेस तो बहुत अच्छा चलेगा। तो बिल्कुल बच्चों में यही है कि बच्चों को सिखाना है कि क्या चीज उनके लिए बहुत अच्छी है और कहाँ से दूर रहना है। तो बच्चों को उनकी जुड़ी हुई बातें जब उन्हीं की तरह से बताई जाती है ना, कि ठीक है, फैशन फेसबुक जरूरी है, फैशन में जरूरी है, फेसबुक भी जरूरी है, लेकिन उस जरूरी में जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो कहीं फुल स्टॉप लगाते हैं ना, कॉमा लगाते हैं ना। तो इस तरह से जिंदगी की जिन चीजों को आप दौड़ रहे हैं, फर्राटे से आप बाइक चलाते हैं,
तो नियमों को पालन करिए, क्योंकि हेलमेट अगर आप नहीं लगाएंगे तो नुकसान किसका है। इन चीजों को जब बच्चों को बताया जाए, हर दिन बताया जाए, घर वाले भी थोड़ा ध्यान दे, तो बच्चे सीखते बहुत जल्दी। ये मेरा मानना है कि जब भी ऐसी जगहों में जाते हैं तो बच्चे आके कहते हैं हाँ आपने तो हमारी तरह की बातें कि हम लोग ऐसे हैं। तो बच्चों की तरह की बातें बच्चों को बताई जाए, और हमेशा ये बताया जाए कि बच्चे गलत नहीं होते हैं। कभी कभी संगति मिल जाती है, तो संगति देने वाले भी तो बच्चे हैं, वो भी तो कहीं से सीख करके आए हैं। तो उस बिल्कुल। घेरे को तोड़ना और बच्चों को बताना, और बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई बातों को बच्चों की तरह से समझाना कि हाँ सफलता बहुत जरूरी है, लेकिन असफलता आ जाए तो भागने की जरूरत नहीं है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो दोनों पहलुओं को पलट करके देखो, ये नहीं तो ये होगा ही। ऐसा नहीं है कि तुम अच्छे हो तो तुम्हें असफलता मिलेगी। असफलता कभी आ जाए तो शाम के बाद सवेरा आता ही है, आएगा ही। लेकिन प्रयत्न मत छोड़ो, भागो नहीं, डरो नहीं, और अपनी बात अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से जो तुम्हारे अच्छे हैं जरूर शेयर करो। एक चीज तो जरूर मैं बार बार कहती हूँ बच्चों से कि शेयरिंग केवल खाने में नहीं है, शेयरिंग बातों की होनी। आज के जमाने में बातों की शेयरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे अपनी मन की बात कहें तो किससे कहें। तो ये शेयर, पेरेंट्स को अपनी बात बच्चों से कहनी है, बच्चों को अपनी बात कहनी है। तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या तब बन जाती है जब एक तरफा हो जाता है, जब आप समझ ही नहीं पाते हो, बहुत देर हो जाती है कि बच्चा बिल्कुल किसी दूसरे में रम गया और आप समझ ही नहीं पाए, तब उस वहां पे थोड़ी कठिनाई जरूर आती है। अगर हम डे टू डे लाइफ में बच्चों को देखते रहें, और फिर वही बात मेरी है कि एक साथ एक समय तो बच्चों के साथ जरूर दीजिए, डिनर कर दीजिए, आप साथ रहिए, बात कीजिए, बात सुनिए, तो बहुत सी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती बेहद अच्छी बातें आपके साथ हो रही हैं और सार्थक बातें हो रही हैं। जो आज के ज्वलंत प्रश्न हैं, उनके आपने बहुत सहजता से उत्तर दिए। जो जोशी कह रहे, वाह अत्यधिक सार्थक बातचीत, बहुत-बहुत धन्यवाद। लाजवाब रोचक जानकारी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो किरण जी, समय भी हो रहा है, लेकिन समापन अपने कार्यक्रम को मैं करूँ इससे पहले मैं आपसे एक आपकी रचना सुनना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषा जी। इतना समय आप सब बातचीत करते हुए कब बीत गया पता ही नहीं चला। वाकई शहर बढ़ रहा, आदमी बढ़ रहे हैं। शहर बढ़ रहा, आदमी बढ़ रहे हैं। न जाने कहाँ लोग गुम हो रहे क्या हैं। बात! शहर बढ़ रहा, आदमी बढ़ रहे हैं। न जाने कहाँ लोग गुम हो रहे हैं। जो दरवाजा लोगों से खड़कता था हर पल, पहले दरवाजों में डोरबेल होती नहीं थी रेजा जी, और अच्छा। लोग फोन करके पूछते नहीं थे कि मैं आऊं, आ जाते थे, और आना पे अच्छा ही लगता था। अब तो लोग फोन करते हैं, अगर 10 रिप्लाई आ गया भाई हम बिजी हैं आज नहीं मिल पाएंगे, तो फिर कभी मिलते हैं। पहले ये सब कुछ था ही नहीं, जैसे ही जिसका जब मन चले जाते थे। जो दरवाजा लोगों से खड़कता था हर पल, वही द्वार है पर अब खुलते नहीं है। शहर बढ़ रहा, आदमी बढ़ रहे, न जाने कहाँ लोग गुम हो रहे हैं। है पैसा बहुत, आजकल पैकेज बहुत है, लोगों के पैसे की कमी नहीं है। है पैसा बहुत और रुतबा बहुत है, मगर भूख क्यों जाने कम हो रही है। शहर बढ़ रहा है, दोस्तों की संख्या हजारों में पहुंची। फॉलोवर देखिए बहुत बहुत है दोस्तों की संख्या हजारों में पहुंची, मगर दोस्ती क्यों कम हो रही है। शहर बढ़ रहा, ये ऊंची दीवारें और कुत्तों का पहरा, बिहेवियर ऑफ डॉग्स लिखा रहता है, रहते इंसान है और सावधान हमें उनसे किया जाता है। तो ये ऊंची दीवारें और कुत्तों का पहरा, मगर जिंदगी क्यों
कम हो रही है, शहर बढ़ रहा, ये भक्तों के मंदिर। आप देखिए आजकल जितने तीर्थ स्थान है ओवर क्राउडेड है। पहले होता था कि तीर्थ स्थान में लोग एक निश्चित उम्र के बाद जाते थे, अब तो वो पिकनिक स्पॉट बन गए हैं। तो ये भक्तों से मंदिर भरे जा रहे हैं, क्यों भगवान घर में अब आते नहीं है, शहर बढ़ रहा, आदमी बढ़ रहे, न जाने कहाँ लोग गुम हो रहे हैं। और अंतिम लाइन में देखिएगा कि चले जा रहे चांद पर घर बनाने, चले जा रहे चांद पर घर बनाने, जमी से जुड़ाव क्यों कम हो रहा है, शहर बढ़ रहा, आदमी बढ़ रहे, न जाने कहाँ लोग गुम हो रहे हैं। क्या बात, कमाल की रचना है आपकी किरण जी। न जाने लोग कहाँ गुम हो रहे हैं। ये जो आपने लोग गुम हो रहे हैं जो पंक्ति बोली ना, इसमें ही सब कुछ समाया हुआ है। जब से वो लोग गुम हो गए, वो दरवाजों का खटखटाना बंद हो गया, वो लोगों का आना जाना बंद हो गया, और पूछ के जाओ तो भी लोगों को इतना, अरे हम आज व्यस्त हैं, या वाकई भूख नहीं है, सारा कुछ है, बीमारियां इतनी सारी हो गई, शायद उसकी कहीं कमी है। लोग यानी कि जो हमारे अंदर एक इंसान था, इंसानियत थी, उसका गुम हो जाने वाला एक दौर चल रहा है। और आपने बहुत ही गहरी बात अपनी इस गजल के माध्यम से हम सब तक पहुंचाई है। मैं तो निशब्द हूँ आपकी लेखनी को पढ़कर, आपको सुनकर। साधुवाद आपको फिर देती हूँ, आपकी विचारों के लिए, आपके साहित्य के लिए, आपकी लेखनी के लिए, और आपकी इतनी प्यारी सी मीठी सी आवाज के लिए। और हमारे दर्शक भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। गोविंद एंड कोरंगा जी कह रहे हैं स्वागत है जी। कोई बात न, आपको बाद में देख लिया गोविंद एंड कोरंगा जी, यो कार्यक्रम आप बाद में देख सकते हैं। वो हमारी कुमाऊनी में बोल रहे हैं कि मेरे को याद नहीं रहा, आप बाद में देख लीजिएगा। अभिलाषा जी कह रही है ट्रू। गोविंद एंड कोरंगा जी कह रहे हैं वाह, बहुत सुंदर, सही बात कह रहे हैं जी। बहुत ही बढ़िया बात आज हमारे बीच हो रही थी, परिचर्चा बहुत सुंदर हुई, सार्थक हुई। और जब बुद्धिजीवी लोग मंच पे आते हैं, वाकई बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिलता है, उनके अनुभवों से बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिलता है। और तभी हमारा जो एक कार्यक्रम है सप्तरंग सार्थक होता है, जब किरण जी जैसे साहित्यकार आकर अपनी बात कहते हैं और अपनी रचनाओं से, अपने विचारों से हमारे दर्शकों को जोड़ते हैं, हमको जोड़ते हैं। तो किरण जी, जाते जाते मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी कि आप कुछ संदेश देना चाहेंगी हमारे साहित्यकारों को, हमारे बच्चों को, माता पिताओं को, शिक्षकों को जी। साहित्यकार और माता पिता तो सब कुछ योग्य है ही है। बच्चों से जरूर कहना चाहूंगी कि जिंदगी फूलों की तरह है, इसे खिलने दो, भावनाएं झरने की तरह है, इसे बहने दो। आज कुछ नहीं मिल पाया, गम ना करो, आज कुछ नहीं मिल पाया, गम ना करो, लेकिन हर कल को आज की तरह न रहने दो, हर कल को आज की तरह न रहने दो। तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, खुश रखिए और खुश रहिए, जिंदगी का मूल मंत्र होना चाहिए। और ईशा जी, एक बार फिर मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगी। आपकी प्यारी सी आवाज, आपकी प्यारी सी मोहक छवि, और साथ साथ आपका सुंदर सा सप्त रंग जो नाम आपने रखा है, हर रंग आप बिखेर देते हैं और हम सब लोग उस पर रंगते चले जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर से प्रोग्राम में। मैं तो कुछ भी नहीं है, छोटे से मैंने लिखना शुरू किया है, आपने मुझे अपने इतने बड़े मंच पे बुलाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप मुझे आमंत्रित करने के लिए और सुनने के लिए। जो हमारे साहित्य को उत्कृष्ट साहित्यकार जुड़े हुए हैं, उन सबको नमन और धन्यवाद जो उन्होंने धैर्य पूर्वक हमें सुना और अपना समय दिया। किरण जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि ये मंच उन्हीं लोगों के कारण है जो लोग अपनी बात कहते हैं, समाज को एक सार्थक
और सकारात्मक संदेश देते हैं, जिनकी बातों से हमारे जो बच्चे हैं या जो लोग हैं उनको एक नई दिशा मिलती है। क्योंकि हम आज उस दौर में जी रहे हैं जहाँ हमारे पास समय नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम मिल ना पाए, लेकिन ऐसे हम ऑनलाइन मिलकर कुछ बातें करें, किसी से कुछ सीखें। और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग आकर हमारे इस प्रयास को सफल कर देते हैं, तो मैं सभी को साधुवाद करती हूँ। खास तौर पर हमारे जो दर्शक हैं, अभिलाषा जी कह रही है बहुत खूबसूरत चर्चा, वाह वाह। गोविंद एन कोरंगा जी कह रहे हैं क्या बात जी। और सभी दर्शकों का मैं खास तौर से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उनके बिना हमारा ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल। और साथ ही किरण जी, एक बार मैं आपको दिल से शुक्रिया करूंगी, और जल्दी ही हम फिर आपसे बातचीत करेंगे, किसी एक विशेष विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आप इतने सारे विषयों पर इतनी गहनता से विचार करती हैं, सोचती हैं, लिखती हैं। तो तब तक के लिए मैं सभी से, अपने दर्शकों से भी और आपसे भी विदा लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी, और फिर हम मिलेंगे। शुभ जी, रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए साहित्यकार के साथ, एक और नए बुद्धिजीवी के साथ। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।